मैसेज शुरू कर दें। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय तथा पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में प्रत्येक माह के पूर्णवासी के दिन आयोजित होने वाली भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत भाषा चिंतन की भारतीय परंपरा के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान श्रृंखलाओं के अंतर्गत आज 7वीं श्रृंखला के पावन अवसर पर मैं उमेश कुमार प्रजापति उर्फ फलक आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे आज के मुख्य वक्ता आचार्य त्रिभुवननाथ शुक्ल महोदय जुड़ चुके हैं हमसे। सर का मैं औपचारिक रूप से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। इसी के साथ साथ जिनके मार्गदर्शन में हम इन आभासी कार्यशालाओं का लगातार आयोजन कर पा रहे हैं, डॉक्टर सी जयशंकर बाबू सर भी जुड़े हुए हैं। सर मैं आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। इसके साथ साथ भारत के विभिन्न प्रांतों, विभिन्न राष्ट्रों से जो हमारे आभासी श्रोता आज अपनी ज्ञान चेतना जगाने के लिए आज हमसे आभासी पटल पर जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी का हृदय के अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, चूंकि यह हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं यह प्रत्येक पूर्णवासी के दिन आयोजित करते हैं और इस महीने की जो पूर्णवासी है फुल मून डे वो कल थी और कल हमने प्रयास किया था इसको आयोजित करने की, लेकिन आपको पता है कि जो ये आयोजन है वह आभासी पटल पर है और पूरा जो खेल है वह इंटरनेट का है। तो कल कुछ इंटरनेट के व्यवधान के कारण यह कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न न हो सका, जिसको आज हम पुनः आचार्य जी के व्याख्यान के माध्यम से हम दोबारा इसको आयोजित कर रहे हैं। एक बार पुनः आप सभी की आभासी उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं। मैं आप लोगों से बता दूं कि यह हमारी 7वीं अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान श्रृंखला है। आचार्य त्रिभुवननाथ शुक्ल महोदय के मार्गदर्शन में उनके व्याख्यान के अंतर्गत हम 2 समानांतर अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखलाएं चला रहे हैं। पहला जो पूर्णवासी के दिन होती है वह भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत भाषा चिंतन की भारतीय परंपरा के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर होती है। दूसरा जो प्रत्येक महीने के अंतिम शनिवार को हम लोग आयोजित करते हैं वह भी भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत भारतीय शब्द यात्रा पर करते हैं। तो ये 2 विशेष आयोजन अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत हम चला रहे हैं। अभी तक जो हम महत्वपूर्ण विषय आचार्य जी के व्याख्यान के माध्यम से हम जो सुने हैं, एक बार मैं चाहूंगा कि उसका जिक्र आप लोगों के समक्ष कर दूं। आचार्य जी इसके अंतर्गत जो पहला व्याख्यान था वह भाषा चिंतन की भारतीय परंपरा पर ही थी। दूसरा विषय पाणिनि और आधुनिक स्वर्ण विज्ञान पर हम लोग आयोजित किए थे। तीसरा जो विषय था विश्व भाषा चिंतन और पाणिनि पर था। चौथा भारतीय शिक्षा ग्रंथ और स्वर्ण विज्ञान पे था। 5वां जो विषय था वाक तत्व की भारतीय परंपरा। 6वां जो श्रृंखला थी वेदों में अक्षर तत्व और आज 7वां महत्वपूर्ण जो श्रृंखला है वो वेदों में शब्द तत्व इस पर हम लोग आयोजित कर रहे हैं। और जितने भी विषय हमने आपको बताए हैं इसकी पूरी वीडियो हमारे भाषा प्रौद्योगिकी के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। आप अगर चाहें, जो लोग इसमें रुचि रखते हैं, जो लोग इसमें शोध करना चाहते हैं, पूरा का पूरा वीडियो आपको वहां पर सहज रूप से प्राप्त हो जाएगा। आइए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और मैं आचार्य जी चूंकि लगातार अपने व्याख्यान के माध्यम से इस पटल को समृद्ध करते आए हैं और मुझे उम्मीद है सर का आत्मिक सहयोग के माध्यम से भविष्य में भी यह पटल ही समृद्ध होती रहेगी। तो बहुत ही संक्षेप में मैं सर का एक परिचय आप लोगों के सामने रख रहा हूं। चूंकि सर की 4 दशकों की यात्रा जो चिंतन है, कुछ हमारे आभासी पटल पर श्रोता आज पहली बार जुड़े होंगे। इस जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि प्रोफेसर त्रिभुवननाथ शुक्ल महोदय पूर्व प्रोफेसर एवं अध्यक्ष रह चुके हैं हिंदी एवं भारतीय भाषा विभाग रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में, और वर्तमान समय पर आप विश्व ज्ञान पीठ प्रयागराज के अध्यक्ष भी हैं। एक महत्वपूर्ण संस्था जो आपने चिंतन और मेहनत से आपने उसको खड़ा किया है और लगातार भाषा और साहित्य के क्षेत्र में यह संस्था काम कर रही है। अगर हम चूंकि आपका परिचय बहुत लंबा है, लेकिन मैं मेन बातें बताऊंगा। आपके विशेषज्ञता की बात करें तो भाषा विज्ञान, समाज भाषा विज्ञान, कोश विज्ञान, अर्थ विज्ञान, अनुवाद विज्ञान, व्याकरण, शैली विज्ञान, मध्यकालीन काव्य, वैदिक साहित्य, संस्कृत काव्य, इन तमाम विषयों पर आप विशेषज्ञता हासिल किए हैं। आपने कई पत्र पत्रिकाओं पुस्तकों का आपने संपादन किया है। कई प्रकार के जो राज्य सरकार की स्तरीय पुस्तकें हैं उस पाठ निर्माण में आपने एक सक्रिय सदस्य या उसके अध्यक्ष के रूप में आपने काम किया है। करीब अगर आपके अध्ययन अध्यापन की हम बात करें तो 40 वर्षों का स्नातकोत्तर पीजी स्तर का आपका
अनुभव है अध्ययन अध्यापन का। शोध निर्देशन आपने पीएचडी के लिए करीब 60 शोध निर्देशन, डीलिट, एमफिल, राष्ट्रीय संगोष्ठी, इस तरह के तमाम आयोजन आपने किए हैं। तो एक बार पुनः इस पटल को समृद्ध करने के लिए मैं बहुत ही विनम्रता के साथ आचार्य जी से आग्रह करूंगा कि आज विषय जो हमारा है वेदों में शब्द तत्व, इस पर हम सभी का मार्गदर्शन करें। हार्दिक स्वागत है सर। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम रत्नाकराधौतपदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम, वंदे भारत मातरम। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष निरंतर अपनी वांगमयी सेवा से राष्ट्र का गौरव बढ़ाने वाले डॉक्टर सी जयशंकर बाबू जी, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष पांडिचेरी विश्वविद्यालय हिंदी विभाग, इस पूरे कार्यक्रम को संयोजित करने में और विषय पर सोचकर वक्ताओं को प्रेरित करने वाले भाई उमेश कुमार प्रजापति जी, इस कार्यक्रम में जुड़े सभी बंधु भगिनी, हमारी जो वैदिक परंपरा है वह वाक केंद्रित है। स्फोट, मैंने जब वाक तत्व पर आपसे चर्चा की थी तब यह निर्दिष्ट किया था कि वाक के 57 पर्याय वेदों में आए हुए हैं। इस वाकमयी सृष्टि का जो शब्द रूप आगे चलकर जिसे भर्तृहरि ने पूरी दार्शनिकता के साथ स्वरूप दिया, यह शब्द जिसे अंग्रेजी में वर्ड समान रूप से भारतीय एवं पाश्चात्य भाषा चिंतन या पारंपरिक व्याकरणों की एक अत्यंत मूलभूत एवं महत्वपूर्ण भाषिक संकल्पना है। मैं हमेशा इस प्रयास में हूं कि विश्व के सामने भारतीय भाषा चिंतन का स्वरूप स्पष्ट हो। इस संदर्भ में मैं एक घटना का उल्लेख करना चाहूंगा कि केवल मैं सोच रहा हूं, डॉक्टर सी जयशंकर बाबू सोच रहे हैं या उमेश जी सोच रहे हैं या आप सोच रहे हैं, अपितु इस देश के तमाम बुद्धिजीवी और राष्ट्र प्रेमी बंधु भगिनी भी ऐसा ही सोच रहे हैं। आप स्मरण कीजिए 25 नवंबर को जब अयोध्या में धर्म ध्वज फहराया गया, उस समय एक छोटा सा संकेत हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया
कि आने वाले आगे 10 वर्षों में हमें मैकाले की औपनिवेशिक दासता से मुक्त होना होगा और हम इस दिशा में प्रयास करेंगे। तो प्रयास हो रहा है, पूरा देश इसमें लगा हुआ है अपने अपने क्षेत्र में। हम लोग भाषा को लेकर के इस दिशा में संवाद कर रहे हैं जो आज आपके सामने है। तो मैं कह रहा था कि आधुनिक भाषा विज्ञान यद्यपि शब्द को सर्वाधिक और सार्वत्रिक यूनिवर्सल व्याकरणिक इकाई या रूप ग्रामेटिकल यूनिट या फॉर्म के रूप में स्वीकार करता है। जब मैं ऐसा कह रहा हूं तो आपका ध्यान चॉम्स्की की ओर जा रहा होगा। टीजी ग्रामर, ट्रांसफॉर्मेशनल जेनेटिव ग्रामर, रूपांतरण प्रजनक व्याकरण, या उसका एक नाम रचनांतरण प्रजनक व्याकरण भी हिंदी में है। तो मैं कह रहा था कि एक आधुनिक भाषा विज्ञान इसको सार्वत्रिक यूनिवर्सल व्याकरणिक इकाई के रूप में, ग्रामेटिकल यूनिट के रूप में स्वीकार करता है। परंतु हम कहाँ विशेष हैं, कहाँ हम आगे हैं, कहाँ हम मूल में हैं इसके, यह बात इस समय करने की आवश्यकता है। तो मैं कह रहा था कि भाषा विश्लेषण में वाक्य, रूपिम जिसे आप मॉर्फीम कहा जाता है, और स्वनिम, फोनीम को ही प्रधानता देता है तथा शब्द के अध्ययन के लिए एक भिन्न शास्त्र की ओर इंगित करता है। परिणाम स्वरूप आधुनिक भाषा विज्ञान में शब्द का वैसा महत्व नहीं है जैसा पाश्चात्य एवं भारतीय पारंपरिक भाषा अध्ययन या व्याकरण शास्त्र में रहा है। ये जो फर्क है, ये जो अंतर है चिंतनगत, इसको हमें उजागर करना होगा, स्पष्ट करना होगा, विश्व के सामने इसको रखना हो। यहां यह उल्लेखनीय है कि पाश्चात्य पारंपरिक व्याकरण जिस प्रकार और जिस अर्थ में शब्द को भाषा की संरचनात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल यूनिट मानकर चलता है, उस प्रकार और उस अर्थ में शब्द प्राचीन भारतीय वैयाकरणों को स्वीकार्य प्रतीत नहीं होता। यह ध्यान देने की बात है। यद्यपि आज हिंदी आदि भारतीय भाषाओं में शब्द के लिए अंग्रेजी वर्ड को ही सामान्यतः प्रयुक्त किया जाता है और इन दोनों शब्दों के मूल में सैद्धांतिक या तात्विक जो अंतर है उसको भुला दिया जाता है। जो भुला दिया गया, जो होना चाहिए, उसी की चर्चा आज मैं यहां आपके सामने करने जा रहा हूं। यद्यपि संस्कृत व्याकरण में भाषा का संपूर्ण विश्लेषण और वर्णन वर्ण, पद और वाक्य के रूप में ही हुआ है, किंतु संपूर्ण भाषा विवरण को व्याकरण के साथ साथ शब्दानुशासन और शब्दोपदेश में भी कहा गया है। ध्यान दीजिए इस बात को। निश्चित ही यहां शब्द का अर्थ वर्ड नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य है
कि वर्ण जो शब्द है पश्चिम का, यह शब्द का स्थानापन्न नहीं हो सकता। वैसे ही जैसे ग्रामर का अनुवाद व्याकरण नहीं है, हमारे यहाँ तो व्याकरण एक दर्शन। उदाहरण के रूप में एक और जहां लौकिक संस्कृत से स्फुट शब्द, अब यहां जो स्फुट कर रहे स्फोट की ओर हमारा संकेत है, और वर्ड या अपद शब्द उद्धृत किए गए हैं, वहीं वैदिक संस्कृत से पूरे वाक्य उद्धृत किए गए हैं। अन्यत्र भी उन्होंने शब्द को जो अनेक परिभाषाएं दी हैं, अनेक ढंग से विचार किया है, अनेक दृष्टियों से विचार किया है, वह आधुनिक भाषा विज्ञान के पश्चिमी अध्येताओं से बिल्कुल भिन्न है। वे जो गैप्स छोड़े गए, उनके द्वारा छोड़े गए हैं, वे गैप्स, उनके गैप्स, उनकी जो रिक्तता है, वह हमारा जो भारतीय भाषा चिंतन है उससे पूरा हो सकता है। उधर इसी दृष्टि को संप्रेषित करने की आज आवश्यकता है कि वे अपने को करेक्ट कर सकते, अगर गहन अध्ययन के माध्यम से वे भारतीय भाषा चिंतन के गहन माध्यम के आधार पर पुनश्चिंतन अपना करें। तो आशय यह है कि भारतीय व्याकरणिक परंपरा में शब्द अपेक्षाकृत व्यापक रूप में प्रयुक्त हुआ है, अतः उसे अंग्रेजी वर्ण का पर्याय नहीं माना जा सकता। यह एक स्थापना है। भारतीय भाषा चिंतन में शब्द वस्तुतः मात्र व्याकरण का प्रधान विषय नहीं है, अपितु यह काव्य शास्त्र, दर्शन शास्त्र, संगीत शास्त्र एवं अध्यात्म का भी एक महत्वपूर्ण विवेच्य विषय। भारतीय काव्यशास्त्र तो आधुनिक शैली विज्ञान के समान शैली विज्ञान के जिन तत्वों का विवेचन किया गया है, उस पर तो बहुत पहले भारतीय काव्यशास्त्र काम कर चुका था। जब मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय काव्यशास्त्र उस पर काम कर चुका था, तो मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि एक बार आप पंडित विद्यानिवास मिश्र की पुस्तक रीति विज्ञान देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप वक्रोक्त जीवितम पढ़ सकते हैं कुंतक का, जिसमें षड्विधि वक्रता की बात की गई है। तो मैं कह रहा था कि कोई भी उनका भाषिक विश्लेषण का आयाम ऐसा नहीं है जो भारतीय पृष्ठभूमि का संस्पर्श किए बिना तैयार किया गया हो। वैयाकरणों का अपना एक स्वकीय तत्व दर्शन मेटाफिजिक्स है, तत्व दर्शन अर्थात मेटाफिजिक्स है, तथा उससे संबद्ध एक आध्यात्मिक साधना पद्धति भी है। क्योंकि हमारे चिंतन में
आध्यात्म उसके मूल में रहा है। इसलिए कहा जा सकता है कि भारतीय परंपरा में शब्द का विवेचन अनेक स्तरों पर हुआ है और इसीलिए यूरोप में ही नहीं, अन्यत्र भी कहीं किसी देश की समूची चिंतन परंपरा तथा संस्कृत को शब्द की इस प्रकार की व्यापक एवं तात्विक संकल्पना ने इतना अधिक प्रभावित नहीं किया। यह ध्यान देने योग्य बात है और इस पर हमें भी और पश्चिम को भी और अनुसंधान करने की आवश्यकता है। जितना यह भारत में संभव हुआ है वैसा पश्चिम में नहीं हो पाया है। वैसे समाजशास्त्र एवं नेतृत्व विज्ञान के विद्वानों ने शब्द का एक जादुई महत्व संसार की अनेक आदिम संस्कृतियों में प्रमाणित किया है तथा संसार के सभी धर्मों में मंत्र जैसे किसी न किसी जाप्य शब्द माने जो जपने के योग्य है या समूह को सामान्यतः स्वीकार किया गया। ग्रीक और लैटिन के काव्यशास्त्रियों ने भी शब्द विषयक कुछ फुटकर विचार किए हैं, फुटकर, परंतु शास्त्रीय स्तर पर शब्द की चर्चा अन्यत्र सर्वत्र प्रधानतः व्याकरण या भाषा विज्ञान के संदर्भ में ही हुई है। भारत में शब्द विवेचन की व्याप्ति अनेक शास्त्रों तथा संस्कृत के अनेक ललित रूपों में समान रूप से दृष्टिगोचर होती है। पाश्चात्य चिंतन में प्राचीन काल में शब्द अर्थात वर्ण व्याकरण शास्त्र तथा कोश विज्ञान का प्रधान विषय रहा है तथा उसी को प्रधान आधार मानकर वहां व्याकरण एवं कोश ग्रंथों की रचना हुई। वस्तुतः पाश्चात्य व्याकरणिक परंपरा में शब्द एक ऐसी भाषिक इकाई है जो रूप विज्ञान मॉर्फोलॉजी, वाक्य विज्ञान, सिंटैक्स तथा कोश विज्ञान, लेक्सिकोग्राफी के अध्ययन तथा उसके परस्पर अंतर का प्रमुख आधार है। क्योंकि जहां शब्द की आंतरिक संरचना इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन रूप विज्ञान करता है, वहीं इन इकाइयों की वाक्य के रूप में समन्वितियों की, उसके कॉम्बिनेशन के नियमों की व्याख्या वाक्य विज्ञान करता है। कहने का तात्पर्य है, इसको मैं कालिदास के एक शब्द है चतुरस्य श्रोभी, रघुवंश में प्रयोग किया है, उस शब्द के माध्यम से कहना चाहूंगा, जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है प्रपोर्शनेट ब्यूटी। और जब हम प्रपोर्शनेट ब्यूटी में, चतुरस्र श्रोभी में किसी तत्व की विवेचना करते हैं तो उसकी कोई यूनिट छूटने नहीं पाती। और उसका भावबोध और आयाम निश्चित ही सार्वत्रिक हो जाता है, सार्वबोधक हो जाता है। इसी प्रकार शब्द के अर्थ का विवेचन कोश कारिता का प्रधान क्षेत्र रहा है। अब इस अर्थ में देखिए, हमारे यहां आप हलायुग देख सकते हैं,
संस्कृत में। शब्द कल्पद्रुम देख सकते हैं, पाई शब्द महाणव देख सकते हैं प्राकृत का, हेमचंद का अभिधान चिंतामणि देख सकते हैं, रत्नकोश देख सकते हैं, शब्दाक्षरी कोश देख सकते हैं। जैसा वितान खड़ा किया है कोश का भारत ने, ऐसा तो अभी पश्चिम में संभव नहीं हो पाया। मगर हम दुहाई उन्हीं की देते हैं, अपने व्याख्यानों में भी, संगोष्ठियों में भी, कक्षाओं में भी, पाठ्यक्रमों में भी। अब वह बंद होना चाहिए। अब उस पर पारस्परिक तुलनात्मक अध्ययन के साथ आधार पर, प्रमाणों के आधार पर बात होनी चाहिए। जैसा कि मैं आज आपके सामने कुछ प्रयास कर रहा हूं जो हमारी बुद्धि की सीमा में है। यहां यह उल्लेखनीय है कि पारंपरिक यूरोपीय व्याकरण में सामान्यतः भाषा की मौलिक इकाई के रूप में तो वाक्य को स्वीकार किया गया तथा शब्द को उसी के एक घटक के रूप में विवेचित किया गया है। परंतु पारंपरिक व्याकरण ग्रंथ सामान्यतः शब्द विवेचन के सीमा के आगे नहीं जाता और मुख्यतः शब्द भेद, जिसे आप पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, उनकी व्युत्पत्ति, डेरिवेशन और रूप सिद्ध इन्फ्लेक्शन आदि की चर्चा करते हैं। इस प्रकार आधुनिक काल में भाषा वैज्ञानिकों ने उन्हें एकांगी सदोष बताया, क्योंकि वह भाषा विवरण की केवल डिस्क्रिप्टिव तथा शब्द और रूपावली, वर्ड एंड पैराडिग्म पद्धति के अनुसार भाषा का सीमित वर्णन करता है और शब्द के अतिरिक्त भाषा की संरचना अन्य स्तरों जैसे वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, मूल प्रकृति, प्रत्यय, स्वनिम का विवेचन नहीं करता। आशा यह है कि प्राचीन यूरोपीय भाषा चिंतन में शब्द सर्वाधिक महत्वपूर्ण संकल्पना है और उसी का सर्वाधिक विवेचन हुआ है, जबकि हमारे यहाँ क्या है? वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, मूल प्रकृति, प्रत्यय और स्वनिम का विवेचन किया गया है। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे यहाँ अभी तक 32 शिक्षा ग्रंथ उपलब्ध हैं, उसमें जैसा विवेचन हुआ है वह विवेचन तो अभी आ ही नहीं पाया। तो ये सबको लेकर के हमारे यहाँ शब्द की परंपरा में विवेचन किया जाता है और पश्चिम में ऐसा नहीं किया जाता। साथ ही विविध भाषाओं के कोश तथा व्याकरण ग्रंथों के लेखन में भी मुख्य रूप से उसी प्रकार का आधार स्वीकार किया गया है। अब आप उदाहरण के लिए देखिए कि जितने भारतीय विश्वविद्यालयों में भाषा परक अध्ययन हुए हैं वो इसी पद्धति पर हुए, उसी पश्चिम की पद्धति पर हुए। समग्रता का जो हमारा मूलभूत सिद्धांत है भारतीय, उस पद्धति को लेकर के नहीं हुआ है काम। तो निश्चित ही वह कार्य एकांगी है, उसे आज पुनः समग्रतः विवेचित करने की आवश्यकता है। मैं प्रायः कहा करता हूं कि जब हम अनुसंधान करते हैं तो हमें 3 बातों पर विचार करना चाहिए। एक तो विवेचित,
दूसरा अविवेचित और तीसरा अन्यथा विवेचित। किसी भी अनुसंधान में, किसी भी पक्ष के अनुसंधान में विवेचित से तात्पर्य है जिसका पहले विवेचन हो चुका है, चाहे वो भारतीय परंपरा के अनुसार हुआ हो या पश्चिम की परंपरा के अनुसार हुआ हो। उसको देखिए और उसमें जो पश्चिमी परंपरा के आधार पर, उनके पैमाने पर, उनके मॉडल पर, उनकी संरचना पर, उनके पैराडाइम पर यदि काम हुआ है तो उसे भारतीय पैराडाइम पर ले आइए, विवेचित का मूल्यांकन करिए। पर फिर ऐसे पक्ष जिनकी अभी आपके सामने चर्चा हो रही है कि अविवेचित हैं, जैसे कि अभी शब्द के संदर्भ में आपको अन्य तत्वों की बात के साथ कहा गया, इनको लेकर जो अविवेचित है, पहला विवेचित, दूसरा क्या हुआ अविवेचित। जो अविवेचित है, अभी तक हुआ ही नहीं है, उस पर ध्यान जाना चाहिए, उस पर विषय दे करके अनुसंधान के क्षेत्र में जो लोग लगे हुए हैं उन्हें लगाना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। और तीसरा है अन्यथा विवेचित। यथा शब्द अव्यय है, न यथा अन्यथा। यथा माने जैसा होना चाहिए, इससे एप्रोप्रिएट शब्द है अंग्रेजी का, यद्यपि एप्रोप्रिएट यथा को पूरा नहीं कर पाता, तो एक शब्द मैंने दिया है यथा यथ, माने जैसा होना चाहिए वैसे, ठीक वैसे, मतलब कोई कमी ना हो। एप्रोप्रिएट में वो चीज नहीं आ पाती, तो यथा यथ विवेचन होना चाहिए। यथा यथ, यथा माने जैसे, यथ माने वैसे, जैसे होना चाहिए वैसे। तो अब आवश्यकता है यथा यथ विवेचन की। तो मैं कह रहा था कि इस दृष्टि से भाषा चिंतन की तुलना में उसे अधिक व्यापक और सार्वभौमिक बनाने की आज आवश्यकता है, उस पर अनुसंधान करने की आवश्यकता है। आधुनिक भाषा विज्ञान प्राचीन पाश्चात्य परंपरा के समान अब भाषा को समन्वित शब्द समूह या शब्द संहिता मात्र नहीं मानता। जैसे प्राचीन भारतीय परंपरा में वर्ण, पद, वाक्य शब्दार्थ के रूप में भाषा का विवरण प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार का विवेचन पश्चिम में नहीं हो पाया, अर्थात पश्चिम वहां तक नहीं पहुंच पाया है। इस बात को आज रेखांकित करने की आवश्यकता है। उसका जो स्वरूपाख्यान है, उसके स्वरूप का जो विवेचन, वह स्वनिम, रूपिम, वाक्य तथा अर्थ की संरचनात्मक इकाइयों के अन्वेषण तथा उनके परस्पर उनके जो परस्पर संबंधों की व्याख्या है उसके द्वारा की जाती करता है। परंतु व्याकरणिक विश्लेषण के लिए सिद्धांततः शब्द को एक स्वरूपात्मक इकाई के रूप में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सभी आधुनिक भाषा वैज्ञानिक मानते हैं और उसकी स्थिति रूपिम और पदबंध फ्रेज के बीच में स्वीकार करते हैं। साथ ही पाश्चात्य पारंपरिक व्याकरण शास्त्र के समान अब भी शब्द को वाक्य के एक घटक के रूप में स्वीकार करते हैं। यद्यपि शब्द कोई ऐसी सर्वसम्मत
सार्वत्रिक परिभाषा आधुनिक भाषा विज्ञान नहीं दे सका है। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं। जो सभी भाषाओं पर समान रूप से चरितार्थ होती हो। आशय यह है कि आधुनिक भाषा विज्ञान में शब्द को मूलतः एक व्याकरणिक रूप ही माना जाता है तथा उसकी परिभाषा व्याकरणिक स्तर पर ही देने के विशेष प्रयास हुए। आधुनिक भाषा विज्ञान के अनुसार शब्द की प्रतीति स्वनिमात्मक माने फोनोलॉजिकल और वार्तनिक ऑर्थोग्राफिकल स्तरों पर क्रमशः संभाव्य विरामों पोटेंशियल पॉजेस या अवकाशों स्पेस के आधार पर होती है। स्पेस मानी गैप्स। क्योंकि विभिन्न भाषाओं में शब्दों की अपनी विशिष्ट स्वनिम या अक्षर संरचनाएं होती हैं, अतः उनके आधार पर शब्द की स्वरूपात्मक परिभाषाएं दी जा सकती हैं। कहने का तात्पर्य है कि उच्चरित शब्दों के बीच में सदा विरामों अर्थात गैप्स मौन की संभावना रहती है तथा वक्ता चाहे आदिम जाति का ऐसा व्यक्ति ही क्यों न हो जो भाषाओं के लिखे जाने के विषय में कुछ न जानता हो, फिर भी वह अपने वाक प्रवाह को सहज ही शब्दों में विश्लेषित करता है। इसका उदाहरण है कि आप देख लीजिए, चाहे हिंदी हो या विश्व की कोई भाषा हो, उसके जो न पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, वे भी जो अपनी जब भाषा बोलते हैं तो वाक्य संरचनाएं तो पूरी करते हैं, वे उसके बारे में नहीं जानते। उनसे आप पूछ लीजिए इसके में कौन सा कर्ता है, कर्म है, क्रिया है, तो कहेंगे ये क्या होता है, मैं क्या जानूं। मगर वो स्वाभाविक रूप से वाक प्रवाह में उसका उच्चारण करते हैं, एक माइंड सेट होता है उनका। अतः कुछ विद्वानों के अनुसार स्वनिमात्मक दृष्टि से भी शब्द भाषा की एक रूपात्मक इकाई है जिसकी परिभाषा विराम जैसे स्वनिमात्मक उपलक्षणों और शब्द की आंतरिक स्वनिम या जो अक्षर संरचना है, फोनेमिक और सिलेबिक स्ट्रक्चर है, के आधार पर दी जा सकती है। इसी प्रकार लिखित रूप में भी शब्दों के बीच में जो गैप्स होते हैं, अवकाश रहता है, संभाव्य विरामों का प्रतिनिधित्व करता है तथा वार्ताओं के आधार पर भी उन्हें भाषित करने में उपकारक सिद्ध होता है, उनकी ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए। यहां यह उल्लेखनीय है कि संस्कृत परंपरा में शब्द को भाषा की इकाई नहीं माना जाता, अतः संस्कृत लेखन व्यवस्था के अनुसार वाक्य में शब्द से अलग नहीं लिखा जा सकता। यद्यपि आधुनिक काल में संस्कृत भाषा के लेखन और मुद्रण में काफी शब्दों में अवकाश मिलता है और यह आधुनिक लेखिन व्यवस्था के कारण है, परंतु उसकी पारंपरिक लेखन व्यवस्था शब्द वाक्य उस अर्थ के घटक नहीं है जिस अर्थ में उसे पाश्चात्य पारंपरिक व्याकरण या आधुनिक स्वीकार करता है। भारतीय दृष्टि में वाक्य या संहिता भाषा की मूलभूत इकाई है, उसे ही एक इकाई के रूप में स्वीकार किया जाता है, चाहे कितना ही लंबा क्यों न हो। आज मैं अपनी बात को यहीं तक
विराम देता हूं और अगले व्याख्यान में इसी विषय पर इसे पूरा करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार आदरणीय आचार्य जी। आज वास्तव में आपने जो विषय था, विषय के साथ न्याय करते हुए वेदों में सत्य शब्द तत्व की प्रसंग सहित व्याख्या की है और मुझे पूरी उम्मीद है, मैं उसी बात को दोबारा उसकी पुनरावृत्ति न करते हुए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आचार्य जी के व्याख्यान के माध्यम से हम सभी जितने आभासी इस पटल से लोग जुड़े हैं, कहीं ना कहीं लाभान्वित हुए होंगे। कई सारी नई जानकारियां प्राप्त हुई होंगी जिसको आप अपने कॉपी या डायरी में नोट भी किए होंगे। अब समय है कि हम जितने आभासी श्रोता जुड़े हुए हैं, अगर आप लोगों की इस विषय से संबंधित कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो आप सभी का स्वागत है। एक एक करके अपने प्रश्न को रखें। जी, हमारा आभासी श्रोता कोई विद्वान अगर आचार्य जी से कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है। मुझे लग रहा है किसी का कोई प्रश्न नहीं है शायद आज भी, क्योंकि आचार्य जी ने इतने अच्छे से विषय पर अपना व्याख्यान दिया है, संदर्भ सहित तमाम जो वैदिक ग्रंथ हैं उनका सर ने संदर्भ दिया है। जब इसकी रिकॉर्डिंग आपको कल हमारे भाषा प्रौद्योगिकी यूट्यूब चैनल पर जब उपलब्ध हो जाएगी, तो हो सकता है कि जब आप लोग दोबारा इसको सुनोगे तो और जिज्ञासाएं आपकी बढ़ेंगी। उसमें जो संदर्भ आचार्य जी ने यहाँ प्रस्तुत किया है, जो बताई है, उसका संदर्भ ग्रहण करते हुए आप इस पर और अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अगली श्रृंखला में सर और अच्छे से हमारे इससे अन्यत्र या इससे संबंधित विषय पर हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे। एक बार पुनः जो हमारे आभासी श्रोता जुड़े हैं, अगर आपकी कोई जिज्ञासा है तो एक बार पुनः मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि अपने प्रश्न को रखें। बहुत अच्छा मौका है जब सीधे तौर पर आप आचार्य जी से, चूंकि आचार्य जी की लंबी चिंतन परंपरा रही है भाषा के क्षेत्र में, भाषा विज्ञान के क्षेत्र में, तो आप अपने प्रश्नों का समाधान सीधे तौर पर आचार्य जी से प्राप्त कर सकते हैं। जी, किसी का कोई प्रश्न है? मुझे लग रहा नहीं है। तो अब मैं सीधे डॉक्टर जी जयशंकर बाबू सर, जिनके लगातार मार्गदर्शन में हम इन व्याख्यान श्रृंखलाओं या ज्ञान अनुष्ठानों का आयोजन कर रहे हैं इस आभासी पटल पर, मैं आग्रह करता हूं कि आज इस अवसर पर सर आप हम सभी का मार्गदर्शन करें। सर उमेश जी, एक प्रश्न है आचार्य जी को दीजिए, चैट बॉक्स में है। जी जी आ चुका है। अभी मैंने देखा सर, चेष्टा जी ने एक प्रश्न पूछा है, भारतीय ज्ञान परंपरा के समस्त कोशों की जानकारी का वर्णन कहाँ मिल सकता है? समस्त कोशों का, कुछ कोश विज्ञान पर काम हुए हैं। एक मेरी पुस्तक है, वाणी प्रकाशन से प्रकाशित है, कोश विज्ञान प्रविधि एवं प्रणाली। कोश विज्ञान प्रविधि एवं प्रणाली 10 वर्ष पहले, ये वाणी वर्ष हमारे ख्याल से 10 वर्ष तो हो गया, 10 वर्ष पहले प्रकाशित हुई थी और वहां से पुस्तक मिल सकती है, कोश विज्ञान प्रविधि एवं प्रणाली। धन्यवाद सर। मेरा एक और प्रश्न था। आपने कहा कि विवेचित पहले विवेचित करना चाहिए, जैसे यदि किसी फॉरेन या फिर किसी विदेशी लेखक ने हमारी किसी ग्रंथ का कोई वर्णन किया, उसे भारतीय संदर्भ में हमें लाना चाहिए। तो जैसे आचार्य हेमचंद्र की एक ग्रंथ है देशी नाममाला, तो उसका उसे एडिट आर पिशेल ने किया है। तो यदि मुझे उस पर कोई कार्य करना है, यदि मैं उससे कोई संबंधित कार्य कर रही हूँ, तो क्या मुझे उसका वर्णन भारतीय दृष्टि से मुझे उन शब्दों के बारे में पुनः विचार करना चाहिए? नहीं, उसमें तो क्या, उसमें तो भारतीय दृष्टि से विचार ही किया गया। जी देखिए, हाँ सर। एक बात और समझ लीजिए, मैंने कहा था कि अगर हम
अनुसंधान में किसी विषय पे प्रवृत्त होते हैं तो हमें 3 शब्दों का ध्यान देना चाहिए कि विवेचित माने ऑलरेडी उस पर किसी ने काम किया है, ठीक है ना। मान लीजिए जो काम हो चुके हैं उनको देखना है, और जो पक्ष छूट गया है उस पर काम करना है, और जो काम हुआ तो है वह ठीक से नहीं हुआ है, समग्रता में नहीं हुआ है, उसे करना है। ये 3 दृष्टि लेकर के हमें काम करना चाहिए। अगर आप देशी नाम माला को लेकर के काम कर रही हैं तो बहुत अच्छा विषय है। आप उन शब्दों की जो परंपरा है वो कहाँ तक गई आगे, और जो कोश बने आगे, वहां साहित्य में, प्रयोग में, कई दृष्टिकोणों से उस पर आप विचार कर सकते जी और सर, इन बहुत सब बहुत कामों पर धन्यवाद। होना ही चाहिए। मगर आप वो जरूर देखिए, एक पुस्तक है हेमचंद शब्दानुशासनम। हेमचंद शब्दानुशासनम, ये प्रतिमा प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित है। इसका मैंने अनुवाद किया है हिंदी में, मेरी ही पुस्तक है। उसमें देखिए तो उसमें बहुत से व्याकरणिक शब्दों का विवेचन हुआ है। पूरा हेमचंद का शब्दानुशासन ही है, जो एक ही ऐसा ग्रंथ हमारे पास है हमारी परंपरा में जो संस्कृत और प्राकृत दोनों में है। उसको आप दे सकते हैं। इसका मैंने संस्कृत और प्राकृत से हिंदी में अनुवाद किया है, दिल्ली से प्रकाशित है। यदि कोई का आपको कठिनाई हो तो उमेश जी के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, जी सर, बहुत बता बहुत देंगे। धन्यवाद सर। जी प्रणाम सर। धन्यवाद आपका भी। एक और प्रश्न चैट बॉक्स में मुझे प्राप्त हुआ है, प्रियंका जी ने पूछा है सर, भारतीय ज्ञान परंपरा वर्तमान समय में कहाँ तक सार्थक सिद्ध हो सकी है, या हुई भी है या नहीं, इस पर प्रकाश डालें सर। भारतीय ज्ञान परंपरा सार्थक तो थी ही। अब ये जो समय चल रहा है, काल चल रहा है, उसको हम लोग उसके मूल्यांकन के लिए, वैसा तो हम अब सृजन तो नहीं कर सकते, उस परंपरा की हम व्याख्या में लगे हुए हैं और इस प्रयास में भी लगे हैं कि उस परंपरा की व्याख्या परंपरा में ही हो। माने जो चिंतन चल रहा है उसी चिंतन के क्रम में ही वो आगे बढ़े और उसका स्वरूप पूरे विश्व को मिले। ये हमारा प्रयास है, ये हमारा पक्ष है, और यही हमारा इस समय दायित्व है कि हम अपनी उस पूंजी को बांटे, ज्ञान की पूंजी को बांटे। आखिर हम लोग सब उसी में लगे हुए हैं। हमारा ये पूरा जो समूह है हम लोग तो वही कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर, और जितना महत्वपूर्ण प्रश्न उन्होंने पूछा था उतना ही सारगर्भित उत्तर आपने दिया है सर, हार्दिक आभार। सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? और नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऐसा होता है तो हम लोगों का प्रयास सार्थक माना जाएगा, क्योंकि देखिए ये लोग सब जिज्ञासा भाव से पूछ रहे हैं कि आगे इस काम को कैसे आगे बढ़ाया जाए। अच्छी बात है, इनको बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद। जी जी बिल्कुल सर। जय। मैं देख पा रहा हूं कि दयापाल सर ने हाथ खड़ा किया है। सर स्वागत है, आप अपने प्रश्न को पूछें, संभव है तो वीडियो ऑन करके पूछें। दयापाल जी, दयापाल जी, अगर आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप पूछें। जी, मुझे लग रहा है कि शायद गलती से उन्होंने हाथ खड़ा किया था। अब मैं सीधे तौर पर डॉक्टर सी जयशंकर बाबू सर से अनुरोध करता हूं इस अवसर पर, सर आप भी 2 शब्द कहें सर। धन्यवाद उमेश जी। आचार्य त्रिभुवननाथ शुक्ल ने अभी में वेदों में शब्द तत्व को लेकर हमारी चेतना में समृद्धि और उसे कई दिशाएं दी है।
के लिए इसके लिए मैं त्रिभुवन जी के प्रति श्रद्धापूर्वक नतमस्तक हूँ। विशेषकर ये जो पिछले एक दशक से भाषा प्रौद्योगिकी के चिंतन पर जो काम हम कर रहे हैं, एक दशक ज्यादा ही समय हो गया, क्योंकि 2014 में ये हमने शुरू किया था और लगभग 11 वर्ष हो चुका है। और 20 में भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई तो भारतीय ज्ञान को बात कही गई और भाषा चिंतन लेकर, विशेषकर भाषा प्रौद्योगिकी के बहाने भाषा चिंतन को लेकर हमने जो बात शुरू की थी, ये निश्चित रूप से हमारे तमाम जो छात्र हैं, विशेषकर शिक्षार्थी है इस पाठ्यक्रम के, शुरुआती जो परिचयात्मक अध्याय है तो उसमें एक अध्याय है भाषा चिंतन, और जो दूसरा जो अध्याय है तो वो है भाषा वैज्ञानिक चिंतन परंपरा, विशेष के उसमें भाषा विज्ञान की दृष्टि से हमने समझाने की कोशिश की है कि लोग ये समझकर आगे बढ़ें कि ये व्याकरणिक जो संरचनाएं हैं तो उनका क्या योगदान है और उसमें भारतीय दृष्टि क्या है। ये दोनों भी मतलब पाश्चात्य और भारतीय चिंतन परंपरा में जो व्याकरणिक संरचनाएं हैं तो उनका क्या योगदान है मशीनी भाषा के संवर्धन में। मशीनी भाषा का मतलब यहाँ पे सीखने की मतलब मनुष्य की मशीन समझकर उसको संवर्धित कर फिर उसको उत्पादन की जो भाषिक क्षमता में उत्पन्न करने के प्रयासों में पश्चिम और पूर्व के ज्ञान परंपरा में, विशेषकर ज्ञान परंपरा किस योगदान दे सकता है, और ये जो संरचनाएं हैं इनके परिप्रेक्ष्य में भी अध्ययन है अध्याय में। तीसरे अध्याय तकनीक दृष्टि से हम अध्ययन करते गए हैं, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण इस बात की है कि हमारे यहाँ जो चिंतन परंपरा है उसको लेकर शुरुआती अध्याय में ही तो बात शुरू की है, मगर चूंकि सबको यहाँ पे जो भी शिक्षार्थी जुड़ते हैं उनको हमें भाषा प्रौद्योगिकी चिंतन की ओर ले जाना है, तो इसलिए उसमें इतनी गहराई से हमने मतलब चिंतन शामिल नहीं किया, संक्षेप में ही सही उसमें जोड़ा गया। कारण इसमें 15 सप्ताह के इस कार्यक्रम में भाषा चिंतन संबंधी, पूरा तो भाषा चिंतन है, भाषा संबंधी हमारी चिंताओं को लेकर ही बात है। विशेषकर दुनिया की 1/3 भाषाएं जब भारत में हैं उनमें मुट्ठी भर भी नहीं कहना चाहिए, तो चंद भाषाओं की ही हम लोग विकास कर चुके हैं अभी तक डिजिटल परिवेश में। कई मतलब बहुत संख्या में कि 90% से ज्यादा भाषाएं उपेक्षित रह गई हैं, जिनके विकास की चिंता को लेकर ही ये पाठ्यक्रम शुरू किया गया। और दूसरा जो है, विशेषकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय चिंतन, विशेषकर भारतीय ज्ञान परंपरा की जो बात कही गई है, तो इस पर लगातार भारत में काम हो तो रहा है, लेकिन जब से ये पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात आई, इससे संबंधित कई पाठ्यपुस्तकों की कमी भी नजर आने लगी। तो वास्तव में संस्कृत और अन्य भारतीय ज्ञान संबंधी जो अध्ययन विभाग है वहां पे इस पर काम होता रहा। निश्चित रूप से आचार्य इस बात कहते हैं कि भाषा विज्ञान विभागों का तो एक अपवाद है, लेकिन बाकी हिंदी विभागों में वे हिंदी और भाषा विज्ञान विभाग से संबद्ध रहे हैं जबलपुर विश्वविद्यालय में। तो ऐसे बाकी विश्वविद्यालय में ऐसे तो बहुत कम है जहां हिंदी विभाग कहा जाता है, हिंदी विभाग बहुत संकुचित हो जाते हैं। हिंदी विभाग संकुचित इस दृष्टि से कह रहा हूं, तो वहां पे भाषा वैज्ञानिक चिंतन की दृष्टि से ये विभाग संकुचित होते हैं, क्योंकि वहां भाषा को मान के चलते हैं कि भाषा में वे प्रवीण होकर आते हैं और 1-2 साल वो स्नातकोत्तर की पढ़ाई करेंगे, उसमें ज्यादा से ज्यादा उनका चिंतन जो है साहित्यिक और
आलोचनात्मक दृष्टि की ही हो जाती है। तो वहां पे भाषा और भाषा वैज्ञानिक चिंतन परंपरा को लेकर कोई उनमें सेंसिटिव पायदा नहीं की जाती। इस वजह क्या, तो निश्चित रूप से मैं ये की जाती अध्ययनों की कमी रही, जहाँ हो है विशेषकर संस्कृत विभागों में हो रहा है, वहां रहा है संस्कृत का एक ढंग से संस्कृत पाठ के बाद जो अपभ्रंश है, तो संस्कृत वर्सेस अपभ्रंश जैसी चिंतन की मतलब चिंतन परिप्रेक्ष्य में अपभ्रंश को लेकर कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं हो रहा है वहां पे। मतलब अब हमें जरूर ये ध्यान देना है कि आधुनिक भारतीय भाषाएं और उनका मतलब उत्तर और दक्षिण, दक्षिण को भले ही अपने मतलब हम लोग उस नाम से देख रहे हैं जो मतलब द्रविड़ के नाम से जाना जाता है, मगर इसमें निश्चित रूप से जो हम लोग आर्य परंपरा की आत्मा को पाते हैं। अब विशेषकर जो अपभ्रंश की जो उकार बहुल प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति दक्षिण की भाषाओं में निश्चित रूप से देख सकते हैं, जबकि हिंदी और अन्य भाषाओं में कम है। तो इस दृष्टि से जब हम चिंतन करते हैं कि भारतीय भाषा चिंतन परंपरा काफी व्यापक है, काफी काम होना चाहिए, तो वो उपेक्षित है। जिन्हें हमारा ध्यान आकर्षित किया, विशेषकर भाषा विज्ञान विभागों में भारतीय विद्यालयों में किस प्रकार का काम होना चाहिए, इस पर आचार्य जी ने चेताया है कि भारतीय भाषा होना चाहिए, उसकी उपेक्षा हो रही है आधुनिक परिप्रेक्ष्य में। और चूंकि मैं आमतौर पर हमारे के बागी सब करने से अपनी बात शुरू करता हूँ, लेकिन आचार्य जी की बात को लेकर मैं कहते जाऊँ बात तो संक्षेप में अपनी करते हुए चेष्टा जी, प्रियंका जी ने जो है तो एक सवाल मतलब आए थे विशेष उस परिप्रेक्ष्य में, विशेषकर जब चेस्टर हिमाली जी ने सीधा सवाल किया तो निश्चित रूप से आचार्य जी दूसरे जी का जवाब चेस्टर जी को सीधा समझने, आचार्य जी ने फिर अपनी बात दोहराई, विशेषकर अनुसंधान हमें किस ढंग से करना चाहिए, विवेचित अविवेचित और अन्यथा विवेचित की दृष्टि से जब बात कही, निश्चित रूप से वहां पे मतलब नाममाला का जब आरपी शैली के दृष्टि से जो भी विवेचन हुआ है, तो उसका उस पर अध्ययन करते हुए निश्चित रूप से आचार्य जी ने जो समझाया, निश्चित रूप से चेस्टा जी को बात स्पष्ट हो गई होगी कि किस रूप में हमें कार्य करना चाहिए। मतलब भारतीय चिंतन दृष्टि आरपी शैली या कोई भी ऐसे पश्चिमी चिंतकों में कितने उनके जहन में उतर पाई और क्या दृष्टि है हमारी क्या परंपरा है, हम से सोच रहे हैं, तो उसको किस गहराई से जाकर अध्ययन करना, तो उस दृष्टि से हमें पुनः मतलब जो अविवेचित बात रह गई है तो उसका विवेचन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वही बात आचार्य तो कर हम इस पढ़ाई के लिए जी का तो ये व्याख्या निश्चित एक अध्याय में एक छोटा सा पाठ जोड़ा, मगर उस पर गहन अध्ययन होना चाहिए। और ये तो हम लोग डिजिटल परिवेश में भाषा को लेकर जो काम कर रहे हैं, तो इसका ये भी है कि डिजिटल मानविकी और डिजिटल परिवेश के माध्यम से हम अन्य ज्ञान विज्ञान का प्रसार जो है दुनिया भर में कर सकते हैं, वो चेतना फैलाने की दृष्टि रही है। और भारत में जब मैंने पिछले दिनों में जब एक बड़ी परियोजना थी मेरे सामने, सिम के कई सारे विश्वविद्यालयों में जब अपभ्रंश को लेकर काम हो रहे हैं, भारत में काफी बड़ी उपेक्षा है और बहुत बड़े भंडार पड़े हुए हैं जिसको स्पर्श मतलब उस पर धूल झाड़ने का काम भी बहुत कम हो रहा है।
तो मतलब जैसे अभी तक हमने विवेचन किया था कि जैसे कई सारे भाषा विज्ञान विभागों में हो या प्राचीन भाषा विज्ञान विभागों में हो, तो वहां पर अपभ्रंश की काफी उपेक्षा हुई है। तो आचार्य जी ने हमें वही ध्यान दिलाया है कि हमें ये परंपरा काफी अध्ययन कर, जो में जो धारणा रह गई है, पश्चिम को ही मान रहे हैं, हमारी धारणा बदली। मतलब अभी तक हमें वेदों में लेकर दिया है, तो उस बात को वहीं मतलब वहीं तक सीमित करते हुए उसको ना दोहरा, मैं अपनी बात को यहाँ रख रहा हूँ। तो निश्चित रूप से वो महत्वपूर्ण है जो बिंदु आचार्य जी ने हमें स्पष्ट किया है, तो उसको दोहराना चाह रहा था मैं समय बचाने की दृष्टि से। मगर तो उसमें कई बिंदु ऐसे हैं कि जिनको जरूरत है, जब आप रिकॉर्डिंग को सुने की बात को जोड़कर जब समझेंगे, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हम किस मकसद से इस चिंतन परंपरा पर व्याख्यान श्रृंखला का कर रहे हैं। मतलब भाषा प्रौद्योगिकी के विद्यार्थी जिस गहराई से विज्ञान, भारतीय भाषा चिंतन और ज्ञान परंपरा समझना चाहिए, वो दृष्टि में तो अतिरिक्त ज्ञान उनको जोड़ने के लिए आचार्य जी की जो मतलब 5 दशकों का तो जो तो उसको वे तथा अपने इस को वे दे रहे हैं, तो इस कृतज्ञ है। और ये जो हमारी विशेषकर भाषा प्रौद्योगिकी संबंधी कार्यशालाएं जो है कई सारी हुई है, मगर निश्चित क्रम में जो बुधवारी कार्यशालाएं हो रही है, तो उनमें 52 कार्यशालाएं पूरी होकर 53वीं कार्यशाला भी शुरू हो चुकी है। इस स्पष्ट है कि पूरी हो चुकी है। दूसरी बात, आज आप त्रिभुवननाथ शुक्ल जी के व्याख्यानों की भी जो क्रम आप देखेंगे, उसमें व्याख्यान पूरे होकर आज 7वां है। तो उसमें मतलब है, क्योंकि एक दिन इसका होता है। दो संदर्भों में मैं यहाँ अपनी बात कहना हूँ कि एक तो यहाँ पे प्रदेश कल और आज तीनों दिन का जो दिन यहाँ मनाते हैं, तो मैं वही कह रहा था कि एक फिर दूसरे साथ या एक आधी वर्ष की शुरुआत में, तो ये कार्तिक दीपोत्सव का एक महत्वपूर्ण अवसर है जब हमने ऐसा आयोजन किया है। और दूसरा, आज एक विशिष्ट दिन है, तो भारतीय आध्यात्मिक चेतना को विश्व पटल पर फैलाने वाले महात्मा अरबिंदो का महासमाधि दिवस है आज। तो 1950 में आज के दिन महात्मा अरबिंदो ने अंतिम सांस लिया था। लेकिन आपको पता है कि यहाँ समुद्र की इस जमीन पर बैठकर जहां मैं बात कर रहा हूं, वहीं अरबिंदो ने अपनी आध्यात्मिक फैलाई थी। तो ऐसे भारतीय चिंतन परंपरा को दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आज हम लोग डिजिटल परिवेश का उपयोग कर सकते हैं निश्चित रूप से। विशेषकर भारतीय चिंतन के विश्लेषण के लिए डिजिटल साधनों के प्रयोग की इसी दृष्टि से जरूरत है। जैसे शुरुआत में आचार्य जी ने भी पहले से कहा है और मैंने भी वही बात दोहराई है कि भारतीय विश्वविद्यालयों में जिस गहराई से और जिन उपेक्षित आयाम पे काम होना चाहिए, बहुत कम प्रतिशत में काम हो रहा है। हम लोग तो आधुनिक कहते हुए या पश्चिम के विचारकों पर काम करते हुए हमारी परंपरा की हम उपेक्षा कर रहे हैं और कम मात्रा में ही काम कर रहे हैं। तो आज उसकी जरूरत है, इसी बात को आचार्य जी ने बार बार दोहराई है और वो दृष्टि भी हमें दी है इस तरह से हम ऐसे अनुसंधानों में अग्रसर हो सकते हैं। तो आचार्य जी के प्रति मैं पुनः नतमस्तक हूँ। तो वे महीने में 2 बार हमें भारतीय ज्ञान परंपरा के 2 आयामों पर हमें ज्ञानवर्धन कर रहे हैं।
और उन्होंने उन्होंने जो बताया, पश्चिम और भारतीय धारणा जो अंतर बहुत स्पष्ट किया है, तो इस प्रकार अंतर को स्पष्ट करने में आज इस डिजिटल परिवेश का प्रयोग करना चाहिए। और जैसे कोश को लेकर भी, विशेषकर कोश परंपरा को लेकर आचार्य जी ने जो बात कही, तो वर्तमान समय में चूंकि पश्चिम के कोश परंपरा को लेकर ही ज्यादा हम लोग स्तुति करते हैं और हमारी परंपरा की उपेक्षा कर, आचार्य जी ने कहा, तो एक पक्ष में हम लोग करने के लिए मतलब विवश हुए हैं। कारण क्या है, जो शब्द मतलब आधुनिक शब्दों देते हैं, कुछ के जो शब्द कर रहे हैं उसी परंपरा में हम लोग हैं कि कर रहे हैं, जबकि लोग का प्रयोग करेंगे हम उन कारण हमारे पास जो प्राचीन ज्ञान की जो परंपरा है उसकी ध्यान में रखते हुए हमने जो किया है तो वो देने की वो आचार्य ने हमारा ध्यान आकर्षण किया। निश्चित हमारे साथ भी प्रेरणा लेकर इस दिशा में तो मानते हुए मैं पुनः आचार्य जी के प्रति को ज्ञापन करता हूँ। आगे की कार्रवाई के लिए उमेश जी को सौंप रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। वास्तव में आपके व्याख्यान के दौरान हमें कई बातों का चर्चा आपने किया है। लगातार आप चूंकि भाषा चिंतक हैं और आपकी चिंता हमारी भारतीय भाषाओं को समृद्ध करने का लेकर है, और आपने आज विशेष रूप से जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा रही है, जो प्राचीन काल से ही काफी समृद्ध रही है, और कहीं ना कहीं हम लोग अपने घर में न देखकर हम दूसरे के घर में देखने वाली जो आदत है, उससे हम लोग मतलब इतर नहीं आ पा रहे हैं। इस पर भी आपने अपनी चिंता व्यक्त की, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। अब समय आ चुका है कि हमेशा की तरह आचार्य जी को इस ज्ञानदान के लिए प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाए। हालांकि आचार्य जी जो काम कर रहे हैं, जो ज्ञानदान इस पर दे रहे हैं, उसके सामने प्रमाण पत्र तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं एक पटल की गरिमा का ध्यान रखते हुए आचार्य जी को आप सभी की उपस्थिति में इस प्रमाण पत्र से सम्मानित करता हूं और सस्नेह पूर्वक यह प्रमाण पत्र सर को भेंट करता हूं। अब एक बार पुनः सर का आभार व्यक्त करता हूं कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर लगातार सर इस पटल को समृद्ध कर रहे हैं। अब साथियों, मुझे पता है कि आप में से काफी लोग, मैं लगातार देख रहा हूं कि अंतिम क्षण में करीब 10 से 15 हमारे आभासी श्रोता जुड़े हैं, और मैं आप लोगों की जो इच्छा है उससे भली भांति अवगत हूं, बताने की जरूरत नहीं है। केवल आप लोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए जुड़ते हैं, और जिसका कोई औचित्य नहीं है। यह कागज का एक टुकड़ा है, आप इसको लेकर कुछ नहीं कर सकते जब तक आप आचार्य जी के व्याख्यान को सुने नहीं, आप उसके संदर्भ न ग्रहण करते हुए उस पर कुछ काम नहीं करते हैं। कल के दिन में जहां भी यह प्रस्तुत करेंगे तो आप खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे, जब तक उसके बारे में आप ज्ञान खुद नहीं रखते हैं। तो मैं एक बार पुनः आप लोगों को प्रमाण पत्र फीडबैक फॉर्म का लिंक उपलब्ध कराता हूं, ताकि जो लोग पूरी तन्मयता के साथ इस व्याख्यान श्रृंखला में भाग लिए हैं वह तो लाभान्वित होंगे ही, बाकी जो लोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आए हैं वह भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो श्रोता हमारे पटल पे पहली बार आए हैं या अभी तक भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय पाठ्यक्रम में पंजीकरण नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश, तो उनसे आग्रह है, अभी बाबू सर ने लिंक उपलब्ध करा दिया है पाठ्यक्रम का। आप सीधे तौर पर इस लिंक के माध्यम से आप पाठ्यक्रम से जुड़ सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम है, जिसमें आपको भाषा विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित तमाम महत्वपूर्ण विषय की जानकारी आपको सहज रूप से प्राप्त होगी। यह पूर्णतः निःशुल्क पाठ्यक्रम है जो 15 सप्ताह का है, और 15 सप्ताह बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा इसकी परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा लेने के बाद आप लोगों को एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, एनटीए द्वारा ही जारी किया जाता है, जिसका अगर नई शिक्षा नीति के तहत देखें तो 5 क्रेडिट स्कोर इसके प्राप्त होते हैं, अगर आप लोग एबीसी आईडी या अपार आईडी आप लोगों ने क्रिएट किया है।
तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम से आप लोग जुड़ेंगे और इसके साथ साथ जो हमारे तमाम साप्ताहिक आभासी कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं उसमें आप लोगों की सक्रियता प्राप्त होती रहेगी। नमिता प्रतीक जी बोल रही है लिंक ओपन नहीं हो रहा है। लगातार यह समस्या आप लोगों को पता नहीं क्यों आ रही है और लगातार हम इस पे आप सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं कि अभी तो हमने बाबू सर के मार्गदर्शन में लिंक को बहुत ही संक्षेप में करे, मतलब जितना छोटा से छोटा लिंक हो सकता है हमने कर दिया। लेकिन हम लोगों की आदत क्या है कि हम लोग केवल क्लिक करके, नमिता पारिक जी, हाँ, हम लोग क्लिक करके चाहते हैं कि हमारा काम शॉर्टकट में हो जाए। अगर आपके फोन में नहीं खुल रहा है तो एक बार लिंक को आप देखें, कहीं नोट करें और उसके बाद आप अपने ब्राउजर जो भी यूज करती हैं उस ब्राउजर पे टाइप करके आप प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकती हैं। अन्यथा आप इसको कॉपी करें, कॉपी सीधे तौर पर नहीं होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लेने के बाद गूगल लेंस का उपयोग करें, थोड़ी सी तकनीकी चेतना विकसित करें जो इस पटल के माध्यम से लगातार दी जा रही है। और आगे से अगर इस तरह की समस्या आ रही है तो एक बार अपने गूगल मीट जो एप्लीकेशन यूज करती है फोन में उसको अनइंस्टॉल करें, अनइंस्टॉल करने के बाद फिर से इंस्टॉल करें, इस तरह की समस्या नहीं आएगी आपको। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जो मैंने लिंक उपलब्ध कराया था उस लिंक के माध्यम से आप प्रमाण पत्र सहज रूप से प्राप्त कर पा रहे होंगे, किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं आ रही होगी। और जितने हमारे साथी जुड़े हैं और आप लोग, मुझे उम्मीद है कि हमारे पाठ्यक्रम में जरूर इसको जुड़ेंगे, पाठ्यक्रम से जुड़ेंगे और 13 जनवरी से जब इसकी औपचारिक शुरुआत हो जाएगी तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी पाठ्य सामग्री के रूप के साथ साथ आपको वीडियो फॉर्मेट में भी सहज रूप से प्राप्त होगी। और लगातार हम चर्चा पर चर्चा करते रहते हैं, उस दौरान भी आप लोगों को कोई समस्या आ रही है, कुछ तकनीकी कठिनाई आ रही है तो आप हमें किसी भी समय अवगत करा सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक है, टेलीग्राम का है। चूंकि टेलीग्राम हम लोगों ने इसलिए स्पेशल रूप से बनाया था ताकि आगे चलकर जब हम परीक्षा की तैयारी करवाते हैं तो उस पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं, आप लोगों की बेहतरीन तैयारी हो सके। जिस प्रकार के बहुविकल्पी प्रश्न अंतिम परीक्षा में पूछी जाती है तो वह बहुत सार्थक साबित हो रहा है, इसलिए टेलीग्राम से भी हमारे जुड़े। आगे चल के हम लोग जब पाठ्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी तो उस पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का भी आप सभी के सहयोग से हम लोग आयोजन करेंगे, उसमें उससे भी लाभान्वित होंगे। इसके साथ साथ जो भी अन्य सोशल मीडिया ग्रुप्स, चैनल्स हैं, ग्रुप्स हैं, उसके लिंक आप फीडबैक फॉर्म जब भरेंगे तो आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा, आप उससे जुड़ सकते हैं। और उसके साथ साथ आप लोगों को प्रमाण पत्र, आप एक बार फीडबैक फॉर्म भर देते हैं तो आप लोगों को जो प्रमाण पत्र है, प्रतिभागिता प्रमाण पत्र, आपके ईमेल पर भेजी जाती है। जो मेल आप प्रोवाइड करते हैं फॉर्म भरते समय, उसमें अगर इनबॉक्स में आपको नहीं प्राप्त होता है तो आप लोग एक बार स्पैम फोल्डर देख लें। स्पैम फोल्डर में जरूर रूप से, अगर आपको एक कंफर्मेशन मैसेज आया है, जब आप जैसे ही सबमिट करते हैं वैसे ही एक पॉपअप मैसेज आता है कि आपने जो प्रक्रिया सफलतापूर्वक दर्ज कर दी गई है, शीघ्र ही आपको ईमेल के माध्यम से आपका प्रतिभाग प्रमाण पत्र भेजा जाएगा। अगर इस तरह का मैसेज आया तो आप 100% रहें कि आपको प्रमाण पत्र मेल के माध्यम से प्राप्त हो गया होगा। बस थोड़ी सी तकनीकी चेतना आपको जागृत करनी है कि वो कहां पर है। इनबॉक्स में नहीं है तो स्पैम फोल्डर में देख ले, जरूर आपको मिलेगी। और किसी हमारे आभासी श्रोता की कोई समस्या है, कुछ कहना चाहते हैं तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अन्यथा इस अंतरराष्ट्रीय व्याख्यान श्रृंखला को हम यहीं पर विराम देंगे। आज के विषय के संबंध में भी कुछ कहना चाहते हैं या कुछ और समस्या है, आप कह सकते हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्योंकि यह ज्ञान अनुष्ठान आप सभी के लिए चलाया जा रहा है ताकि हम आपसी सहयोग से अपनी तकनीकी कुशलता, भाषाई कुशलता हम लोग विकसित कर सकें। और उसके साथ साथ हमारी जो भारतीय प्राचीन ज्ञान परंपरा रही है, जिसके माध्यम से हम हमेशा विश्व को कुछ न कुछ नया दिखाने का प्रयास किए हैं, हम खुद अपने घर में झांक कर देखें कि हमारी कितनी समृद्ध विरासत रही है और उसके माध्यम से अपनी ज्ञान चेतना को जगाएं। किसी का अगर कोई प्रश्न है तो आप बताएं, अन्यथा फिर कार्यक्रम की औपचारिक समापन हम यहीं पर करेंगे। अगले बुधवार को फिर हम लोग एक नए तकनीकी विषय, जिसका विषय है भाषा प्रौद्योगिकी और साइबर फ्रॉड, जो साइबर ठगी है। आजकल हम भाषा प्रौद्योगिकी के माध्यम से तो बहुत एडवांस होते जा रहे हैं, एक विकसित नागरिक के रूप में अपने आप को सुपरिचित कराना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो हमारी कुशलता है वह कहीं लूप होल में बदलती है और हम साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं। और पता चला कि आपके खाते से, आपके अकाउंट से 1-2 लाख रुपया कोई साइबर फ्रॉड जो था वो ले उड़ा। तो इस पर भी हमारी जिज्ञासा है कि तकनीकी के माध्यम से हम अपने आप का जो विकास कर रहे हैं उसके साथ साथ हम कुछ
उन उपायों को भी जानें, उन उपायों को भी समझें कि हम इस तरह की ठगी का शिकार न हो पाए। तो अगले सप्ताह बुधवार को हम इस पर आयोजित करेंगे और बहुत शीघ्र ही इसकी सूचना आप लोगों को विश्वविद्यालय के आधिकारिक वेबसाइट और हमारे सोशल मीडिया ग्रुप्स में दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप सभी की सक्रियता, आप सभी की आत्मीयता को मैं प्रणाम करते हुए मैं आज के इस अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान श्रृंखला को यहीं पर समाप्त करता हूं। सर्वेषां मंगलम की भावना के साथ सबको नमस्कार।